अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं ना देखी सबकी यारी मेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राइजिंग बॉलीवुड में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिन्हें हिंदी फिल्मों का अल्फ्रेड हिचकॉक कहा जाता था। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जीने दो जालिम बना। इन्होंने कई सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम व हर तरह की फिल्मों को पर्दे पर उतारा और हर बार सिनेमा प्रेमियों को नए नए ट्रेंड की फिल्में देते रहे। लग जा गले के फिर हंसी रात। नारी प्रधान फिल्म हो या कोई फैमिली ड्रामा या फिर कोई लव स्टोरी, उन्होंने सभी तरह के सब्जेक्ट्स को अपने करियर में छुआ और लगभग सभी को कामयाबी के साथ पर्दे पर उतारा। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया लिपट रहती राजा तोरे बन। इस महान फिल्मकार का नाम था राज खोसला। जिंदगी में दी हो थोड़ा सा धुआं उठा और आग। राज खोसला को हम सही मायनों में एक कंप्लीट फिल्म निर्देशक कह सकते हैं। उनकी फिल्मों की एक और ख़ास बात रही है उनकी फिल्मों का संगीत, जो कहीं न कहीं उनके एक संगीत के जानकार होने की वजह से भी था। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है एक लड़की हो। राज खोसला ने फिल्म इंडस्ट्री के हर बड़े नाम के साथ काम किया था, लेकिन कम लोगों को पता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एक गायक बनने आए थे पर बन गए निर्देशक। उनकी इस यात्रा के बारे में और सभी अनसुलझे पहलू और सभी उतार चढ़ाव के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। होगी मेरा हाल बदल गई चाल देखो मोहे लागा सोलवा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द राइजिंग बॉलीवुड और मैं हूं धीरज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक राज खोसला साहब के बारे में। कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है। राज खोसला को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सफलतम निर्देशकों में से जाना जाता है। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है, साथ ही कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। उनके पूरे करियर को जानने के लिए आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना के पास राहौन में हुआ था। वैसे तो उनका असली नाम बलराज खोसला था, लेकिन बचपन से लोग उन्हें राज कहकर ही पुकारते थे। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे। राज खोसला ने अंजुमन इस्लामिया स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। हालांकि पढ़ने से ज़्यादा उनकी रुचि क्रिकेट में रहती थी। 1945 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही संगीत में उनकी गहरी रुचि थी और अपने आसपास के माहौल में कुछ जानकारों के संपर्क में आकर उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। क्लासिकल संगीत में उनको महारत हासिल हो गई और वो रागों के भी जानकार बन गए थे। करियर की शुरुआत में उन्होंने बम्बई में पंजाब नेशनल बैंक में बतौर प्रशिक्षु नौकरी भी की, लेकिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों की वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। कहते हैं बॉम्बे कॉफ़ी हाउस में उनका काफ़ी आना जाना था और इसी कारण फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से उनका परिचय भी हुआ। उसी दौरान उनकी दोस्ती देव आनंद से हो गई। दरअसल राज खोसला के चाचा और देव आनंद के पिता दोस्त थे। बाद के दिनों में उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। कारण था उनकी मिलती जुलती रुचियाँ। हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया ये। राज खोसला को देवानंद के साथ उनकी फिल्म रैन बसेरा में सेकंड लीड रोल करने का मौका भी मिला। हालांकि इसका उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। परिवार का दबाव नौकरी खोजने पर था, इसलिए उन्होंने कई जगह कोशिशें की। उनका चयन भारतीय सेना व ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही जगह हो गया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को चुना, जो उनके दिल के काफ़ी करीब था। आकाशवाणी में वो कंपेयरिंग का काम करते थे और गायकी में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। फिल्मों में प्लेबैक आ गया था, लेकिन कलाकार स्टूडियोज़ के लिए ही काम करते थे। राज खोसला ने भी रंजीत स्टूडियो के मालिक सरदार चंदूलाल से मुलाकात की।
उन्होंने अपनी वॉइस टेस्ट करवाई और पास भी हो गए। पर उन दिनों रंजीत स्टूडियो की स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं थी। सरदार चंदूलाल जी ने उनकी जगह मुकेश को गाने का मौका दे दिया। 1947 में आज के मशहूर संगीतकार अन्नू मलिक के पिता सरदार मलिक के डायरेक्शन में कुछ फिल्मों में राज खोसला ने गाने भी गाए, पर उसका भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और वह गुमनाम ही रहे। देवानंद ने राज खोसला को गुरुदत्त से मिलवाया। गुरुदत्त ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और कई फिल्मों में उनका सहयोग भी लिया। 1951 में आई गुरुदत्त की फिल्म बाजी में राज खोसला ने एक छोटा सा रोल भी किया था। वो पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। राज खोसला ने जल्दी ही काम सीख लिया और देवानंद की फिल्म प्रोड्यूस करने का इरादा बनाया। बतौर निर्देशक उन्होंने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की वो थी देवानंद और गीता बाली की फिल्म मिलाप। हमसे भी कर लो कभी कभी तो मीठी मीठी दो बातें, हमसे भी कर लो। इस फिल्म की कहानी भी राज खोसला ने ही लिखी थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन यह उनके लिए इंडस्ट्री में एक शुरुआत तो थी ही। ये बहारों का समा, चांद तारों का। राज खोसला ने 1956 में अगली फिल्म डायरेक्ट की जो एक क्राइम थ्रिलर थी। फिल्म का नाम था CID। देखो रेखा, हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। एक पुलिस अफसर की बेटी और सजा याफ्ता कैदी का कोई मेल नहीं हो सकता। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था गुरुदत्त ने और इसके गानों ने इसे हिट करवाने में अहम रोल निभाया था। पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे आंगन। फिल्म CID में संगीत दिया था OP नैयर साहब ने और गीत लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी व जान निसार अख्तर ने। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। CID के गाने ये है बॉम्बे मेरी जान, मशहूर अमेरिकी लोकगीत ओ माई डार्लिंग क्लेमेंटाइन के म्यूजिक से लिया गया था, पर गाने में जो हारमोनिका बजा था वो ओरिजिनल ही था, जिसने संगीत में एक अलग जान डाल दी। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। इसी तरह बूझ मेरा क्या नाव रे और जाता कहाँ है दीवाने व लेके पहला पहला प्यार और आंखों ही आंखों में, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना जैसे गीतों ने फिल्म में समा बांध दिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस गीत को ऊपर रखें और किसे नीचे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बना। फिल्म की स्क्रिप्ट इंदिराज आनंद ने लिखी थी, जो मशहूर निर्देशक या अभिनेता टीनू आनंद और मुकुल आनंद के पिता थे। फिल्म की कोरियोग्राफी की थी जोरा सहगल ने और कॉस्ट्यूम तैयार किया था भानुमति ने, जिन्हें बाद में भानु अथैया के नाम से शोहरत मिली। गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए उनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर भी मिला था। तो कह सकते हैं कि यह फिल्म काबिल लोगों का जमघट थी, जो इसकी सफलता की वजह भी थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया। अगली फिल्म बनी उनकी नवकेतन बैनर की काला पानी, जो बंगाली फिल्म सबारू पारे की रीमेक थी। और छोड़ो हाथ छोड़ो। राज खोसला साहब को संगीत की गहरी समझ थी और वो अक्सर संगीतकारों के काम में टोका टोकी किया करते थे। संभवतः यही कारण था कि अक्खड़ स्वभाव वाले OP नैयर साहब से उनकी नहीं बन पाई। फिल्म काला पानी के संगीतकार थे SD बर्मन साहब। बेखुदी में तुमको पुकारे। वास्तव में यह फिल्म AJ क्रॉनिन्स के 1953 के उपन्यास बियॉन्ड द प्लेस की कहानी बनी थी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया कुहुक रहती, राजा तोरे बन। 1958 में उनकी फिल्म 16वां साल आई, जिसमें उन्होंने खुद एक छोटा सा रोल भी किया था। इस फिल्म को इसके गाने है अपना दिल तो आवारा की वजह से भी याद किया जाता है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे। इस फिल्म को दो वजहों से जाना जाता है। एक, इसकी यूनिक कहानी जो सिर्फ एक रात की कहानी पर बनाई गई थी, और दूसरा सेट पर राज खोसला के साथ वहीदा रहमान के बीच हुआ झगड़ा।
इसके बाद दोनों ने 26 साल तक साथ काम नहीं किया। राज खोसला की अगली फिल्म आई 1960 में, जिसका नाम था बम्बई का बाबू। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके। इसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था और यह फिल्म आज भी भाई बहन के बीच प्यार जैसे अनोखे विषय पर आधारित होने के कारण याद की जाती है। फिल्म का संगीत हिट रहा, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हम तुम कोई मिले कहीं ऐसे नसीब। यह फिल्म मूल रूप से ओ हेनरी की लघु कहानी अ डबल डायड रिसीवर से प्रेरित थी। इसी कहानी पर बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म जमीर भी बनी। चल रही सजनी हम क्या सोचे कजरा ना बह जा। इसके बाद आई 1962 में उनकी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना। राज खोसला और साधना पहली बार इस फिल्म में साथ आए और फिल्म हिट रही। इस जोड़ी ने आने वाले सालों में कुछ और बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, जैसे 1964 में आई वो कौन थी। यह फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों की ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और तमिल व तेलुगु में इसके रीमेक भी बने। 1966 में दोनों की फिल्म मेरा साया आई, जो कि एक मराठी फिल्म पथलॉग का रीमेक थी। इस फिल्म का हर एक गाना सुपरहिट रहा, चाहे टाइटल सॉन्ग मेरा साया साथ होगा हो या नैनों में बदला छाए, या फिर हो सुपरहिट सॉन्ग झुमका गिरा रे। उनकी अगली फिल्म थी 1966 में आई दो बदन, जिसके बाद ही आशा पारेख को स्टारडम मिला और एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म के गीत लो आ गई उनकी याद या जब चली ठंडी हवा जैसे सुपरहिट नंबर्स के संगीत निर्देशक रवि थे। जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। राज खोसला साहब की साधना के साथ सस्पेंस ट्रायोलॉजी की तीसरी फिल्म आई अनीता, जो पहली दो फिल्मों की तरह कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन चर्चा जरूर बटोर गई। से पल्ला क्या सरकाना इस बादल। फिल्म का क्लाइमेक्स थ्रिलर फिल्मों के डायरेक्टर व मशहूर जासूसी उपन्यास लेखक अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म वर्टिगो से लिया गया था, पर इसका भी पब्लिक पर असर नहीं हुआ। साल 1969 में आई फिल्म दो रास्ते, जो उनके कैरियर की एक और म्यूजिकल हिट रही। फिल्म की कहानी उस वक्त के मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी को दिखाती है। आम जनता को फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म दो रास्ते में कुछ बहुत ही हिट गाने थे, जिनमें से बिंदिया चमकेगी को आज भी भुलाया नहीं जा सकता। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी। इसी फिल्म का ये रेशमी जुल्फें गाना अदाकारा मुमताज के लिए बरसों तक आइकॉनिक सॉन्ग बना रहा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इसी तरह फिल्म का एक डुएट गाना चुप गए सारे नज़ारे एक अरसे तक प्रेमी जोड़ों के दिलों की आवाज बनकर हर घर में बजता रहा था। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई तूने। जब 70 के दशक की शुरुआत हुई तो राज खोसला ने अपना ट्रैक चेंज किया और एक एक्शन फिल्म बनाई, जिसे कई लोग शोले की प्रेरणा मानते हैं। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। क्या हुआ? खुशबू आ रही है, गहरे पानी की खुशबू। खुशबू आ रही है या आंखें खुल गई हैं? थोड़ी थोड़ी खुल रही है। यह फिल्म वैसे तो एक्शन कैटेगरी की थी, लेकिन इसके सभी गाने रोमांटिक थे। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है। और बरसों तक दर्शकों की जुबान पर चढ़े रहे। हाय शर्माऊं किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम। इसके बाद कुछ सालों में शरीफ बदमाश, कच्चे धागे, प्रेम कहानी, नाले पे दैला जैसी फिल्में आईं,
जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में। 1978 में उनकी एक और नारी प्रधान फिल्म आई जिसका नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की। आज तुलसी नहीं, मैं मर गई हूँ कुंवर जी, मैं मर गई हूँ। तुलसी तो मेरे रोम रोम में। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही और अभिनेत्री नूतन को उनका आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए मिला। इतना ही नहीं, फिल्म ने भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। मैं तुलसी तेरे आंगन की। यह फिल्म एक मराठी ड्रामा आशी तुझी प्रीत पर आधारित थी। 80 के दशक की शुरुआत में सलीम जावेद के साथ उनकी फिल्म आई दोस्ताना। यह फिल्म उनकी आखिरी हिट फिल्मों में से थी और यश जौहर बैनर की यह पहली फिल्म थी। ये वही यश जौहर थे जिन्होंने खुद भी कई फिल्में निर्देशित की और उनके बेटे करण जौहर ने फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है। फिल्म दोस्ताना में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में थे। योर ऑनर, क्या इसके बाद मुझे ये कहने की जरूरत है कि इंस्पेक्टर विजय वर्मा बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं? इस फिल्म के बाद राज खोसला ने कुछ 6-7 फिल्में और बनाई, पर कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। धर्मेंद्र और सनी देओल को लेकर उन्होंने फिल्म सनी भी बनाई, जिसमें इस पिता पुत्र की जोड़ी ने पहली बार साथ अभिनय किया था। और क्या अहद वफा हो तेरे लोग। राज खोसला ने अपनी कुछ आखिरी फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अगर राज खोसला के निजी जीवन की बात की जाए तो उनकी 5 बेटियां थीं। कम लोग जानते होंगे कि वो आज के समय के निर्देशक मिलिंद उर्फ मिलन लूथरा के बायोलॉजिकल पिता भी हैं। हालांकि मिलिंद को अर्जुन लूथरा ने अपना नाम दिया। मिलिंद की माँ, जो कि निर्देशक महेश भट्ट की कजिन थी, राज खोसला के काफ़ी करीब आ गई थी और दोनों की संतान मिलिंद थे। राज पहले से शादीशुदा थे और वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। बाद में मिलिंद को अर्जुन लूथरा ने गोद ले लिया, जिन्होंने अपना नाम दिया। अर्जुन लूथरा चरित्र अभिनेता सुधीर के भाई थे। राज खोसला की बेटी अनीता बताती हैं कि उनकी और बाकी 4 बहनों उमा, सुनीता, रीना और सोनिया की निजी जिंदगी में उनके पिता का रोल बेहद महत्वपूर्ण था। राज खोसला बहुत इमोशनल आदमी थे और यही इमोशन उनकी फिल्मों में भी दिखता है। उन्होंने जितनी गहराई और सफलता से कुछ नारी प्रधान फिल्मों का निर्देशन किया है, शायद ही उस खूबसूरती से कोई और कर पाए। अगर मैं जानती कि घूंघट के हटने से फूल भी अंगारे बन जाएंगे तो मैं घूंघट में ही छिपी रहती। फीमेल लीड के किरदार को राज खोसला सही मायनों में जनता को समझा पाए, लेकिन जैसा कि उनकी अपनी बेटी बताती हैं, उनकी महिलाओं को लेकर सोच थोड़ी दकियानूसी थी। उनकी बेटियों का वेस्टर्न कपड़े पहनना उनको पसंद नहीं था। उन्हें कभी थिएटर में फिल्म देखने भी नहीं जाने देते थे और अपनी बेटियों का फिल्म के सेट पर आना भी वो पसंद नहीं करते थे। यह बात हमें और भी अजीब इसलिए लगती है कि जिस डायरेक्टर को फीमेल लीड के हर मूड को पर्दे पर उतारने में महारत हासिल थी, उसकी इस तरह की सोच कैसे हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्मों की उनकी सोच असल ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं मिलती थी। वैसे राज खोसला को खाली वक्त में क्रिकेट खेलने और घुड़सवारी करने का शौक था। मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी उनके शतरंज के साथी थे और मनोज कुमार, सुनील दत्त व गोल्डी आनंद आदि उनके करीबी दोस्तों में से थे। सुनील दत्त के साथ इसी दोस्ती को उन्होंने तब निभाया जब संजय दत्त की पहली फिल्म पूरी होने का इंतजार कर रही थी। जब नरगिस दत्त को कैंसर होने के कारण सुनील दत्त उनके साथ अमेरिका चले गए, तब उस वक्त राज खोसला ने बची हुई शूटिंग पूरी करवाई थी। मशहूर निर्देशक महेश भट्ट, जिनके नाम कई हिट फिल्में हैं, वो भी राज खोसला को अपना गुरु मानते हैं। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की शूटिंग के दौरान महेश भट्ट ने उनके असिस्टेंट का काम किया था। जब राज खोसला की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे डिप्रेशन ने उन्हें घेर लिया और वो शराब के चंगुल में फंसते चले गए। राज खोसला मुंबई के जुहू इलाके में मरीना अपार्टमेंट में रहते थे।
उनके घर वालों ने उन्हें डिप्रेशन में देखकर उन्हें उनके दूसरे घर, जो एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी थी, वहाँ चले जाने की सलाह दी। वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अकेले बिताने लगे। वो लोगों से दूरी बनाने लगे और शराब व किताबों के सहारे ही हो गए थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में उन्हें पीलिया भी हो गया था। 9 जून 1991 को मुंबई के जसलोक अस्पताल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी बेटी अनीता बताती हैं, सब कुछ खामोशी से हुआ और उनके मरने के वक्त मुंबई में 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही थी और सब कुछ खामोशी से ख़त्म हो गया। राज खोसला, जिन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के साथ काम किया था और कईयों के करियर को दिशा भी दी थी या उनके डूबते करियर को बचाया था, खामोशी से पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी पत्नी की भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद ही मौत हो गई। परिवार वालों ने राज खोसला की सारी फिल्मों के प्रसारण अधिकार दूरदर्शन को 10 साल के लिए दे दिए। हिंदी फिल्म उद्योग में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में एक डाक टिकट भी जारी किया। उनकी बेटी बताती हैं कि अपने आखिरी वक्त में वो कहते थे, हम हारी हुई बाजी खेल रहे हैं और इसमें जीत किसी की भी नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हिंदी फिल्मों के इस महापुरुष की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आपके पास राज खोसला साहब से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।